हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा कैसे हैं आप सभी लोग। उसके बाद हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और जितने साथी लाइव हैं सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके दोस्त आपके साथी हैं उनके साथ कॉपी पेन नहीं लिया है तो कॉपी पेन उठा लो। और देखो, जो ये मैं आपको प्रैक्टिस सेट की सीरीज करा रहा हूँ आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो लोग आगे एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी का पेपर देंगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जिनका भी कांस्टेबल का पेपर है, भाई जो सेट कराऊंगा आप पेपर देने जाओगे, आप देखना सवाल कितने वहां पे मिलते हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। देखो, सिर्फ क्लास कर लेने से आपकी मैथ नहीं सुधर जाएगी। मैं बार बार बताता हूं, जो सवाल नहीं बनता है उनका रिवीजन करिए। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, जिनका रिवीजन आपको दोबारा करना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन आप नोट करो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सवाल आ रहा है, घबराओ मत। ठीक है, बस ये थोड़ा सा, ये भी बातचीत करने में व्यस्त है। ठीक है, 2-4 सेकंड का समय लग जाएगा, सवाल आ जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, 3 पर भी आएंगे। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और क्लास में आने के साथ ही आप सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, अपनी हाजिरी आप लगा दिया करो। क्या बोला गया है, एक वस्तु पर 550 रुपए अंकित है, यदि इसे 40% के छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। क्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब आपको कॉस्ट प्राइस यहां पर बतानी है, क्या होगी बताइए। इन्होंने क्या बोला, 40% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है, तो 40% का डिस्काउंट दे देते हैं 550 पर। देखो, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, यानी कि वस्तु आपका 3/5 में बिक रहा होगा। या फिर आप ऐसे समझ लो, अगर 40% का डिस्काउंट दिया गया तो वो 60% में बिकेगा। तो 60% यहां पे मैं जानबूझ के 6/10 लिख रहा हूं, 3/5 इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जीरो से जीरो कटता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 330 में बिक रहा है। अब इन्होंने बोला ये क्रय मूल्य से 10% अधिक है, यानी कि सीपी पे आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 11/10 गुना। हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, सीपी पूछा गया, तो 11 का भाग लगाओगे, ये आपका चला जाएगा 30 बार, और सीपी यहाँ पे कितना आ जाएगा 300। और जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे ये मैक्सिमम सवाल 2024 में, कुछ प्रश्न एसएससी द्वारा पूछे गए हैं, कुछ सवाल रेलवे द्वारा पूछे गए हैं, और कुछ रेलवे के पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो कहां पर पूछा गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सवाल करा रहा हूं आपको वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। 840 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान समय पर समान दिशा में समान बिंदु से क्रमशः 6 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। वे अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे। वे अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे, बताइए। कैलकुलेट करके बताइए। अब देखो, इस मतलब सवाल को आप कैसे बनाओगे। भाई मैं बात करता हूं, ये ए है और ये बी है। पहले देख लो ए को समय कितना लगेगा। हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये एक चक्कर कितने देर में ये कंप्लीट करेगा और दूसरा वाला एक चक्कर कितने देर में कंप्लीट करेगा। तो ए की बात करी जाए, जब आप भाग लगाओगे 6 से तो ये आपका चला जाएगा कितना, लिख देता हूं 840/6, यानी कि इसको लगेगा समय 140 सेकंड का। मतलब ये 140 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। बी की बात करी जाए तो इसकी स्पीड बताई गई है आपको कितनी है, 12 है। तो 12 से जब आप भाग लगाओगे ये आपका आ जाएगा 70 सेकंड।
देखो कई बार क्या होता है, आपको टाइम देकर ये पूछा जाता है कि कितने समय बाद ये फिर से एक दूसरे से मिलेंगे। कई बार शुरुआती बिंदु नाम ले लेते हैं, कई बार नहीं लेते हैं। ये 140 में चक्कर लगाया, ये 70 में चक्कर लगाया, मतलब 140 सेकंड बाद वहीं पे आ जाएगा, 70 सेकंड बाद वहीं पे आया। तो इन दोनों का आप क्या करते हैं भैया, एलसीएम लेते हो, जो कि कितना आ जाएगा 140 सेकंड, मतलब 140 सेकंड में दोनों क्या होंगे, शुरुआती बिंदु पर होंगे, यानी कि आपस में फिर से मिल जाएंगे। ठीक है, आसान सा प्रश्न है। अगर कल को ए बी सी की बात कर दी जाए तो आपको क्या करना रहेगा, तीनों का टाइम पता कर लो कि चक्कर कितनी देर में लगा रहे हैं, और उसके बाद आप क्या करिए, उनका एलसीएम ले लीजिए। आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। सॉल्व करके बताइए। वहां पर देखो रिलेटिव स्पीड लगाने की कोई जरूरत नहीं है दीपक जी। ठीक है, आपको देखो समझना पड़ेगा क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन दो क्रमिक छूटों को निरूपित करता है जो 84% की एकल छूट के बराबर है। यानी कि यहां पर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं, दो क्रमागत छूट बताए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमें 84% दे देगा। अब यहां पे देखो सवाल कैसे बनाओगे, अगर हमें x और y परसेंट का दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता तो ओवरऑल डिस्काउंट क्या होता, फॉर्मूला आपने ये पढ़ रखा होगा, x प्लस का y माइनस का एक्स वाई बटे 100। पूरा समझा इसलिए रहा हूं, यहां पे डाटा आसान है, कल को हो सकता थोड़ा कैलकुलेटिव डाटा आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना, हर एक ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा। देखो अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो जोड़ने पे हर जगह पे 100 आ रहा है। ठीक है, जोड़ने पे हर जगह पे मुझे 100 दिख रहा है, तो सिर्फ मैं गुणा करा के बटे में 100, मतलब ये वाला टर्म पता कर रहा हूं। ठीक है, तो ये कितना आएगा 900 बटे 100, यानी कि ये आपको दे देगा 9। ठीक है, 2100 यानी कि ये आपको देगा 21, ये देगा 24 और ये देगा 16। तो 100 में से क्या घटाऊं इसमें से ताकि 84 आ जाए, 16 घटाना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, अगर इनके जोड़ बराबर ना होते तो मैं चारों ऑप्शन में क्या करता, ये हमें लगाना पड़ता, मतलब मैं बकायदा लिखता कि 100 माइनस का 9 ये 91, 100 माइनस का 21 79, इस तरह से लिखना पड़ता। बट क्योंकि सबका जोड़ 100 आ रहा था तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100 वाला टर्म देखा, फिर हमने ये देख लिया कि 100 में से क्या घटाऊंगा मुझे 84 मिलेगा। ठीक है, आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। और सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए भाई, क्लास में आने के साथ ही अपनी हाजिरी आप लगा दिया करो। ठीक है, और कॉपी पेन तुरंत उठा लिया करो। एट्टी एट डिवाइडेड बाई 8 इंटू के माइनस का 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर माइनस का 7 इंटू 5 प्लस का के स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो निम्नलिखित में से के का मान क्या हो सकता है, मतलब इसमें से के का मान क्या हो सकता है, बताइए। निम्नलिखित में से के का मान क्या हो सकता है, कैलकुलेट करके बताएं। अब जाहिर सी बात है इसको सिंपलीफाई करना भाई, भाग जोग यानी कि बॉड मास का कंसेप्ट लगाते हुए चलो। ठीक है, छोटी क्लासेस में अगर आपने हिंदी माध्यम में पढ़ा होगा तो वहां पे बताया जाता भाग जोग, यानी कि पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाओ, और कोष्ठक अलग से पढ़ाया जाता है यानी कि ब्रैकेट। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जब आप डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 11, यानी कि 11 इंटू के, ये हमारा बना दिया 11 के, माइनस का 3 इंटू 3 यानी कि 9 बना दिया, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 स्क्वायर 36 माइनस का 35, तो 36 माइनस का 35 यानी कि 1 बनाएगा, और प्लस का ये आ जाएगा के का स्क्वायर बराबर किसके दिया गया 1 के। अब देखो यहां पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 11 के माइनस का 9 इक्वल टू 1 प्लस का के का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 11 के, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा यानी कि प्लस का 10,
इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण बना रहा है, या तो ऑप्शन से आप चेक कराओ भाई कि 4 रखने पर दे रहा है वैल्यू की नहीं 0, 3 रखने पे आ रहा है कि नहीं, 1 रखने पे आ रहा है कि 2 रखने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पर क्या होगा भाई, आसान सा ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। जोड़ने पे -11, गुणा कराने पे +10, यानी कि क्या बनाएगा -10। देखो यहां पे एक पेयर आपका बनेगा -10, दूसरा वाला -1, बट जब आप बराबर में करते हैं तो दोनों चिन्ह बदल जाते हैं, यानी कि 10 और 1। तो k का एक मान होगा 1 और दूसरा मान क्या होगा 10। k का पहला मान हो जाएगा 1 और दूसरा मान हो जाएगा 10। तो 1, 10 यानी कि 1 और 10 क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है। अब जैसे देखो, अगर मान लीजिए 10 पहले दिया गया होता दोनों में, आप 10 तो चेक करा लेते कि 10 आ रहा है, बट 3 और 1 में भी देखना पड़ेगा कौन सा सही है, ठीक है। आंसर बताइए, सॉल्व करके बताएं। जो लोग लेट में आए हैं उन्हें भी गुड इवनिंग। भाई क्लास में अगर आप देर हैं, मतलब लेट हैं यानी कि देरी से हैं, तो चुपचाप से अपनी सीट पकड़ लिया करो, ठीक है। किसी को पता ना चले कि आप क्लास में लेट आए हो। आओ आंसर बताना शुरू कर दो, मतलब सॉल्व करने के बाद। एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक 100 में से क्रमशः 75 और 80 हैं। उस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक इतना है, तो लड़कों की संख्या का लड़कियों से अनुपात पूछा जा रहा है, ठीक है। अब लड़कों का अंक कितना बताया गया 75, लड़कियों का बताया गया है अंक 80 है। पूरी क्लास का इन्होंने बताया कितना है 78 है। तो हम क्या करेंगे, सीधा यहां पे एलिगेशन लगाया जाएगा। तो 80 में से 78 घटाओगे 2 आ जाएगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो देखो ऐसे सवालों में ये ध्यान रखना है क्या पूछा जा रहा है। तो लड़के और लड़की का अनुपात पूछा जा रहा है, तो 2:3 होगा। हालांकि 3:2 दिया भी नहीं गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बताइए, कैलकुलेट करके बताएं। जितेंद्र, अनु, सुनील, पवन, दीपक, प्रिया, दिव्या, शिव, आर के, बहुत बढ़िया। यदि 5,000 रुपए की राशि 3 साल के लिए 15% साधारण ब्याज दर पर ली जाती है और 8,000 की अन्य राशि 4 वर्षों के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर ली जाती है, तो भुगतान किए गए ब्याज का धनात्मक अंतर ज्ञात करें। तो भुगतान किए गए ब्याज का धनात्मक अंतर ज्ञात करें। बताइए धनात्मक अंतर क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। सॉल्व करके बताइए। अब यहां पर देखो क्या, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दोनों जगह का आप ब्याज पता कर लो, उनका अंतर बता दो। कल को सवाल ऐसा भी दिया जा सकता है, एक जगह पे बोलेगा सिंपल इंटरेस्ट, एक जगह पे कंपाउंड इंटरेस्ट बोल देगा। ईयर 4 की जगह 2 या 3 दे देगा और आपसे दोनों का अंतर पूछ लेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं भाई, पहले केस में हमें कितना ब्याज मिल रहा है। तो 5,000 रुपए आपने दिए हैं 3 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, यानी कि 15/100। तो शून्य से शून्य निपटा दीजिए, ये आपका कितना आ जाएगा 150 गुणे 15, यानी कि 2250 आ जाएगा। पहले वाले से हमें इतना ब्याज मिल रहा है। दूसरे की बात करी जाए तो वहां पे बोला गया 8,000 रुपए दिए जाते हैं 4 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो हमने लिख दिया 12/100, ठीक है। तो 0 से 0 ये आपका चला गया, गुणा भाग कर लो भाई। तो ये 48 हो जाएगा, 48 गुणे 8, 8 अठाई 64, बच गया 6, और 32 और 6 हो जाएगा आपका 38, यानी कि 3,840, ठीक है। तो दोनों का अंतर देख लेते हैं भाई, डिफरेंस कितना हो जाएगा। हमसे अंतर पूछा गया है तो घटा दो, 0, 14 में से 5 घटाओगे आपका यहाँ पे 9 आ जाएगा, 7 में से 2 घटाओगे 5 आ जाएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, यानी कि धनात्मक अंतर कितना आया 1590। देखो बेसिकली धनात्मक अंतर पूछे जाने का मतलब यह है कि जो बड़ा वाला इंटरेस्ट है, यानी कि जो ज्यादा वाला ब्याज है, उसमें से छोटे वाले को घटाना है, ठीक है। तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है,
मतलब आपको बस ये समझना था कि अंतर बताना है। क्लियर? सही है, मामला सेट है, मामला सेट रहना चाहिए। इसका आंसर बताइए क्या होगा? दशमलव का गुणा। जीरो 0.02 इंटू 0.5 का सरलीकृत मान क्या है? 0.002 इंटू 0.5 का सरलीकृत मान क्या है, यानी कि इनको सरल करने पर क्या आएगा, बताएं। अब देखो ये सवाल पेपर में जाहिर सी बात है कई लोग गलत कर देते हैं। गलत क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे नॉर्मली अगर मैं आपसे ये बोलूंगा 0.004 इंटू 0.3, अब आप पता क्या देखते हो, आप देखते हैं कि भैया गुणा कराने पे 4 स्थान पे दशमलव आएगा। बिल्कुल सही आपने सोचा, 4 स्थान पे दशमलव आएगा, ठीक है। अब यहां पे भी 4 स्थान पे दशमलव आएगा, तो जल्दबाजी में लोग ऑप्शन नंबर सी कुछ लोग बता देंगे पेपर में, यहां पर भी बता रहे हैं। लेकिन आप ये ध्यान नहीं दे रहे हो कि 5 गुणे 2 10 होगा ना, तो यहां पे ये ऐसा रहा होगा। बात समझ रहे हो भाई? यहां पे ये आपका गलत है। आप जब इसका गुणा कराओगे 5 गुणे 2 10 आया, अब इसके साथ 1 2 3 4 स्थान पे दशमलव लगाया आपने, बट फिर ये बाद में जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो आपका आंसर यहां पे डी आएगा। समझे? तो जो लोग सी बताए थे ये गलत, और पेपर में कई लोग गलत करते हैं इस सवाल को जल्दबाजी में। वो सिर्फ ये देख लेते हैं कि गुणा कराने पे दशमलव 4 स्थान पे लगेगा और ये वाला बता देंगे, जबकि यहां पे 5 गुणे 2 10 होने की वजह से एक स्थान की शिफ्टिंग हो जाती है। ठीक है, आंसर बताइए। क्वेश्चन पढ़ें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। पाइप एम एन और एस एक टैंक को क्रमशः 25, 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। प्रारंभ में पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है और फिर पाइप एन को बंद कर दिया जाता है, जबकि पाइप एम को खोल दिया जाता है। टैंक में अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया जाता है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? टैंक को भरने में कितना समय लगेगा बताइए। सॉल्व करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा, कैलकुलेट करके बताइए। अब ये थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज बड़ा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि सवाल बहुत कठिन हो गया। देखो टाइम एंड वर्क की सबसे खासियत क्या है, सबसे मतलब अच्छी बात क्या है, आप क्वेश्चन पढ़ते जाओ, जैसा वो कह रहे हैं वैसा आप करते जाइए, ठीक है, सवाल बनेगा। ये नहीं कि क्वेश्चन बड़ा दिखाई पड़ गया तो उसको छोड़ दिया। भाई घर पे कोशिश नहीं करोगे तो पेपर में तो वैसा ही नहीं बना पाएगा, मतलब नहीं बना पाओगे। तो यहां पे एम एन और एस की बात करी गई थी। एम के बारे में बताया गया है 25, 50 और 100 मिनट का समय लगता है, तो 25 हो गया, यहाँ पे 50 हो गया और यहाँ पे 100 मिनट हो गया। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 100 यानी कि 100 हो जाएगा, तो 25 से डिवाइड करोगे यानी कि ये 4 यूनिट, 50 का भाग लगाओगे 2 यूनिट, 100 का भाग लगाओगे ये आपका 1 यूनिट काम करता है। अब सवाल पढ़ना, इन्होंने बोला कि 10 मिनट के लिए एन और एस, मैं लिख दूं, देखो वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं होती बट ठीक है, गलत ना हो इसलिए लिख दे रहे हैं। फिर इन्होंने बोला एन की कर दी हमने छुट्टी, यानी कि एन गया और एम और एस, मतलब इसकी जगह पे एम को खोल दिया गया। लेकिन देखो ये वाला समय नहीं पता है हमें ये वाला टाइम नहीं पता। हमें क्या बोला गया है कि इसके बाद एम को खोला गया है, फिर टैंक में अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया गया। मतलब अगर आप एस को बंद कर रहे हो तो लास्ट में 15 मिनट तक किसने काम किया? अकेले एम ने। और यहां पे कितने समय तक काम हुआ हमें वो नहीं पता, तो हमने टी मान लिया। ये बात समझ में आई कि नहीं भैया? लास्ट के 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ एम ने काम किया, क्योंकि बोला गया है कि 15 मिनट पहले एस को बंद कर दिया गया है। तो अगर एस को बंद किया जाएगा तो अंतिम 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ एम काम करेगा। यहां हमें यह नहीं पता कि कितने समय तक काम हुआ है।
वही कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा भाई। वैल्यू पुट कराना शुरू कर दो। एन और एस यानी कि 3, तो ये आपका आ जाएगा 30। एम और एस यानी कि 5, तो ये आपका आ गया 5t। और प्लस का एम क्या करता है, 4 यूनिट काम करता है, तो यहां पे 60 हो जाएगा, बराबर हो गया 100 के। तो 60 प्लस 30 90 हो गया। 5t की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, तो यहां से ये टाइम आ गया 2। यानी कि ये लोग 2 मिनट तक काम किए थे। अब देखो टोटल कितना समय लगा भाई, 10 मिनट यहां पे काम हुआ, 2 मिनट यहां बीच में काम हुआ, 15 मिनट लास्ट वाला। तो टोटल आपका जो समय आया वो कितना आया, 27 मिनट, 27 मिनट आया। ठीक है। कल को यह भी पूछा जा सकता है कि एस ने कुल कितने मिनट काम किया। अब देखो किसी का भी डाटा मतलब बताया जा सकता है। एस ने कितने देर तक काम किया, 10 और 2 12 मिनट तक। अगर मैं एम की बात करूं तो एम 15 प्लस 2 17 मिनट तक काम किया है। तो अलग से भी पूछा जा सकता है कि कौन कितने मिनट तक काम किया है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा भाई, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। अब देखो ये कैलकुलेटिव सवाल भाई, इसी में जब 20 और 10 दिया जाता है तो डाटा बड़ा ही आसान हो जाता है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव करने के लिए बोल दिया गया कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 26% अधिक है, 32% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो लॉस कितना होगा, वही कंसेप्ट लगाना है। ठीक है। सक्सेसिव चेंज, देखो क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, सक्सेसिव इंक्रीज होता है, सक्सेसिव चेंज होता है। बेसिक कंसेप्ट सबका वही एक ही है, एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बटे 100। चेंज हो रहा है तो आप क्या करोगे, जहां पे कमी हो रही माइनस का चिन्ह लगाते हैं। सेम काम आप डिस्काउंट के लिए भी करते हो। ठीक है। तो देखो गुणा भाग कराने से कभी भी पीछे मत हटो। ठीक है। और कैलकुलेटर का यूज तो मतलब पाप है। ठीक है। क्योंकि पेपर में तो आपको कैलकुलेटर मिलेगा नहीं। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला, 26% बढ़ाया गया, फिर 32% कम कर दिया गया। 26 माइनस का 32 माइनस का 26 गुणे 32 बटे में आ जाएगा यहां पे क्या, 100। ठीक है। तो अब देखो यहां पे मैं इसको सरल नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर भाग लगाने में दिक्कत आएगी। उससे अच्छा ये गुणा करा के 2 स्थान पे दशमलव लगा लो। ये माइनस का 6 आ जाएगा। 26 दूनी 52 हो गया, बच गया 5, 26 तिया 78 और 5 83 हो जाएगा। ठीक है। तो कितने स्थान पे दशमलव लगने वाला, 2 स्थान पे, यानी कि 8.32 आ जाएगा। ठीक है। तो माइनस का 14.32 इतने परसेंट में, बस मतलब इतने परसेंट का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है, क्योंकि माइनस में आया है। ठीक है। और वैसे भी सवाल में दिया गया है हानि प्रतिशत क्या है। कई बार पूछ लेते हैं लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। इसका आंसर बताइए। और देखो आजकल इस तरह के सवाल आपके मतलब ये बेसिकली आप अगर टॉपिक बात करोगे तो ये मतलब मिसलेनियस में मैं इसको भेजूंगा। ठीक है। आप ट्राई करें, इस तरह का सवाल आरपीएफ एसआई में पूछा गया, बस वहां पे x-3 x प्लस समथिंग इस तरह का डाटा दिया गया। ठीक है। यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है और y बराबर 6 होने पर x बराबर 2 है, तो x बराबर 3 होने पर y का मान क्या होगा। तो x बराबर 3 होने पर y का मान क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। अब देखो मैं बताता हूं कुछ लोग गलत कैसे करते हैं भाई। कुछ लोग दिमाग लगा लेते हैं यहाँ पे रीजनिंग वाला, बोले x का मान हो गया है 1.5 गुना। ठीक है। y का मान वो कर देंगे 1.5 गुना और आंसर उनका हो जाएगा गलत। क्योंकि इन्होंने ये ऐसा नहीं बोला, देखो इन्होंने बोला x के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर नहीं है।
उस पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये गलत है अभी, ठीक है, ये गलत तरीका है, कभी इस तरह से करना भी मत सवाल को। सही तरीका क्या होगा, ये कह रहे हैं एक्स जो है वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब एक्स जो है इस तरह से। अब यहां पे एक कॉफिशिएंट आएगा जब आप बराबर का चिन्ह लगाओगे, मतलब कोई गुणांक है। अब पहले आपको के का मान पता करना पड़ेगा। जब एक्स हमारा 2 होता है तो वाई कितना होता है, बोला गया वाई 6 होता है, तो ये आपका 1/6 आ गया, मतलब के की वैल्यू आ गई 12, के का मान 12 है। अब इसमें आप क्या करो भैया, इस डाटा में सवाल में बोला गया एक्स बराबर अगर 3 है तो के का मान कितना है, 12 है, और अब आपको वाई की वैल्यू बतानी है, तो वाई हमारा कितना हो जाएगा, 12/3। सवाल समझना, इसीलिए हमने यहां पे ये लगा दिया है, ठीक है। कई लोगों के लिए ये क्वेश्चन नया हो सकता है, ठीक है, और इस बार जब पेपरों में सवाल इस तरह के पूछे जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन नया है, ठीक है। जैसे आरपीएफ एसआई में पूछा गया, और आपके अगर जानना हो ये एसएससी में पूछा गया 2024 में, और आरपीएफ एसआई में भी इस तरह का सवाल पूछा गया। देखो कल को मैं बोल दूं कि y-3 के व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहां पे क्या होगा, y-3 आ जाएगा बस, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं x y-3 के व्युत्क्रमानुपाती है, तो सेम करते हुए, सेम कैलकुलेशन करते हुए आप k का मान निकालोगे, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा। बाकी वो वाला सवाल भी मैंने आपको कराया है, इसीलिए कहता हूं सारे प्रैक्टिस सेट देखो, प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है। ठीक है, तो वहां से आप पुरानी क्लासेस को भी देख सकते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताइए। इंजीनियर टेक्नोलॉजी, देखो अभी एनटीपीसी के लिए क्लास मतलब होल्ड पे है, ठीक है, बट आप बिल्कुल आराम से इस क्लास को एनटीपीसी के लिए भी अटेंड कर सकते हो। बाकी एनटीपीसी ग्रुप डी मिलाकर, क्योंकि देखो एक प्रैक्टिस सेट की मैं मतलब दिन भर प्रैक्टिस तो करोगे नहीं, तो मैं सोच रहा हूं एक टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट कर दूं, ठीक है, वो जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी 1-2 दिन में, ठीक है। तो चैनल पे आप जुड़े रहोगे तो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए समझते हैं भैया, एज का सवाल बड़ा ही आसान होता, बस आपको कंसेप्ट एक बार समझ में आ जाए, उसके बाद फिर क्वेश्चन आपका झिंगा लाला, ठीक है, इसको लगा डाला, मतलब एज के कंसेप्ट को 7 साल पहले, ठीक है, 7 साल पहले, और फिर इन्होंने बात करी है 4 साल बाद की, मतलब 11 साल का गैप है, ये सबको पता चल गया। प्राची की आयु उसके पुत्री की आयु की 4 गुनी थी, यानी कि 4:1, ठीक है। अब से 4 साल बाद देखो 2.5 गुना का मतलब क्या होता है, 5:2, ये आपको पता है कि नहीं। 2.5 गुना का मतलब क्या होता है, अगर आप मतलब 2.5 लिख रहे हो, दोनों साइड में गुणा कराऊंगा तो ये 5:2 ही है। यहां पर भी 3 का गैप, यहां भी 3 का गैप, गैप बराबर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो 1 यूनिट है इसका गैप हमें बताया गया है 11 ईयर, एक की वैल्यू 11 दी गई है, तो दोनों के उम्र का जोड़ कितना हो जाएगा, 7 × 11 यानी कि 77 आ गया। जल्दबाजी में बता मत देना ये आंसर, क्योंकि ये 4 ईयर आफ्टर डाटा है और ये 7 ईयर बिफोर की बात करी गई है। तो अगर वर्तमान में मैं आऊंगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है वर्तमान में दोनों के उम्र का जोड़ क्या होगा, तो भैया वर्तमान में दोनों की उम्र क्या होगी, 4 से कम होगी, दोनों की उम्र 4 से घटेगी ना, क्योंकि ये 4 साल बाद का डाटा है। तो इसमें से भी 4 घटाओ, इसमें से भी 4 घटाओगे तो क्या होगा, 77 माइनस का 8 यानी कि 69, 69 क्या होगा, हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 69 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी एक की उम्र पूछी जा सकती है, चाहे प्राची की या फिर उनकी बिटिया की पूछी जा सकती है, ठीक है। 5 साल पहले पूछा जा सकता है। अगर हमने वर्तमान उम्र पता कर लिया तो फिर दिक्कत किस बात की है। जो भी पूछेंगे वो
हम बता देंगे, मतलब आप बता दोगे पेपर में। आंसर बताओ जी, कैलकुलेट करके बताइए। देखो, फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर सुधार करने का मौका मिलता है तो उसको सुधार दीजिएगा, वरना बाद में सिलेक्शन के बाद जब आपका डीवी होता है तो वहां पे आपको एफिडेविट बनवाकर लगाना पड़ेगा। बट मेरे भाई, बार बार आपसे कहता हूं, पूरा मतलब ये बताया जाता है कि 10th की मार्कशीट में जो आपका डाटा लिखा गया है, आपका पिताजी का, माताजी का नाम, वही आपको यूज करना है। फिर भी आप लोग ये गलती करते रहते हैं। बताओ, किसी दिन ऐसा तो नहीं होता ना कि अपने घर की जगह दूसरे के घर में चले गए? ये गलतियां नहीं होती। तो यहां पे ये सब गलत करते क्यों हो? बट घबराइए मत, आप जो है एफिडेविट लगाएंगे बाद में, जब आपका डीवी होगा, सिलेक्शन के बाद का वो प्रोसेस होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाम गलत नहीं किए हो ना? देखो, हमें पता है यहाँ पे इसका कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने परसेंटेज में बता दिया, वो 80% खर्च करता है। भाई 80% खर्च करने का मतलब है, अगर वो 5 कमाता है, ठीक है, 5 कमाता है, तो उसमें से क्या कर रहा होगा? 4 खर्च कर रहा होगा, 1 बचा रहा होगा। ये सेविंग हो गई, और ये इनकम है, और ये एक्सपेंडिचर है, यानी कि उसका खर्चा है, ठीक है। अब जो बोला जा रहा, बहुत ही बेहतरीन मेथड है ये जो मैंने बताया आपको। ये बहुत सारे टॉपिकों में आप देखते हो हम लोग लगाते रहते हैं। आय में 20%, खर्च में 10% की वृद्धि हो गई। अगर कमी बोला जाता तो चिन्ह आप बदल देते, बस सवाल खत्म हो गया भैया। यहां पे 100 बराबर किसके? 40 प्लस का x के, तो x का मान सीधा यहां से कितना आ गया? 60 आ गया। मतलब उसके बचत में क्या होगा? 60% की वृद्धि हो जाएगी। कल को मान लो कहीं पे बोला जाए कि उसका आय तो बढ़ गया 20% से, बट उसने अपना खर्चा 10% से कम कर दिया, तो यहां पे -10 लिख लोगे। मैथ में चिन्ह का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब कई लोग पेपरों में क्या करते हैं भैया, इसमें परेशान हो जाएंगे, इसका 80% निकालेंगे, इसका 20%, फिर उस पर कैलकुलेशन, दुनिया भर की कैलकुलेशन, जो जरूरत है ही नहीं। बट ये कौन समझ पाएगा? जिसने टॉपिक पढ़ा होगा, प्रैक्टिस किया होगा, उसी को पता है कि वहां पे 16,000 का यहां पे इस सवाल में कोई यूज नहीं है, ठीक है। वरना तो 16,000 का 80% लोग निकालेंगे ना। आंसर बताइए। माधव ने 42,000 रुपए में एक वस्तु खरीदी और उसे 20% की हानि पर बेच दिया, और जो पैसा मिला उसको 30% के लाभ पर बेच दिया एक सामान खरीद कर। तो पूछा जा रहा, कुल लाभ उसको कितना हुआ? और जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, आप फटाफट से सेशन को लाइक जरूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास का जो लाइव का समय है वो है आपका रात के 9 बजे, ठीक है। तो कोशिश करें रात के 9 बजे। रेल बुक स्टडी चैनल पे आपकी क्लास होती है, तो यूट्यूब पे सर्च करिए रेल बुक स्टडी, और वहां पे आप पढ़िए। तो बाकी भी जो आपके रेलवे के और जो भी एग्जाम होते हैं, सबकी क्लासेस वगैरह, ठीक है, वो चलती रहती हैं। बताइए। अब देखो, इसको आमतौर पे विद्यार्थी क्या करेगा, क्योंकि देखो प्रैक्टिस अगर नहीं होती पेपर में, आप ऐसे ही जाओगे कि 42,000 पे बोला गया 20% की हानि, तो 80% में बिकेगा, 4/5 आएगा। फिर आप कैलकुलेशन करोगे, 13% के लाभ पर बेचा गया, 13/100। फिर 0 से 0 डिवाइड करेंगे, 5 का भाग लगाओगे, ये आपका आ जाएगा 840। फिर इसमें आप गुणा कराओगे, फिर डाटा आएगा, फिर आप उसमें से क्या करोगे? 42,000 को घटाओगे। नो डाउट आपका आंसर आ जाएगा वहां पे भी। बट यहां पे देखो, ये करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन को बढ़ा रहे हो, ऐसे नहीं करना है। तो हम लोग, क्योंकि डाटा भी देखना है ना भैया। यहां पे देखो क्या दिया गया है, 20% की हानि होती, मतलब पहले कीमत 20% कम हुई और फिर कीमत 30% बढ़ गई। तो -20 प्लस का 30 माइनस का 600, इनका गुणा आएगा बटे में 100। तो ये तो आपका बनाएगा 6 भैया। 30 में से 6 और 20 घटाओगे 26, यानी कि 4% आया प्लस का।
तो हमें सीधा पता चल गया कि उसको 4% का लाभ होगा। सवाल खत्म। कैलकुलेशन के नाम पे आपने क्या किया, 4 का गुणा कराया है। तो 1680 आपके प्रश्न का सही जवाब। कितने लोगों ने इस तरह से सॉल्व किया था, कमेंट करके बताइए। क्या आपने भी यही तरीका लगाया था? बता रहे 13 का मल्टीपल लगाया था। कठिन वाला रास्ता ही चुनते हुए। चलो लगाया, लग गया, अच्छी बात है। इसका आंसर बताइए, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। और मैं देखो बार बार आपसे ये भी कहता हूं, भाई सवाल तो आपने बनाया, बट देखो तरीका, अगर आप उसको कुछ सॉल्व कर सकते हो, कल को दूसरा सवाल आए आप वहां पे ये मेथड अप्लाई करो, या फिर आप कहीं ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप उसमें भी प्रैक्टिस करिए, तो चीजें बेटर होती हैं। आपको क्या लगता है कि 10 दिन में, जैसे वो चलता है ना कोर्स कि 30 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखें, ठीक है, 30 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखें, तो वैसे ही आप लोग, मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है कि 15 दिन में मैथ सीखे, गणित सीखे। भाई 15 दिन में कुछ नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ आपको मतलब अच्छा लगेगा, होगा कुछ नहीं। 10,000 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21, 35 और 63 से पूर्णतया विभाज्य है? ठीक है, यह भी एनटीपीसी का सवाल है, रेलवे द्वारा पूछा गया प्रश्न है, एग्जैक्ट डाटा के साथ। कल को पेपर में यहां पे संख्या बदल सकती है, यहां पे संख्या बदल सकती है, तो इस सवाल को आप बनाओगे कैसे भाई? इसमें मेथड से जाना पड़ेगा, ऑप्शन से कोई तरीका है नहीं। तो 21, 35 और 63 से विभाज्य होने का मतलब क्या है? हमें इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। 21 से 63 डिवाइड है, 63 यहां पे आ गया, इसका 7 इसके पास है, 5 की कमी है, तो गुणा कराएंगे यहां पे, ये कितना आ जाएगा 15, यानी कि 315 आ गया। मतलब हमें क्या देखना है, 10,000 से छोटी संख्या जो 315 का मल्टीपल हो, ठीक है, यही काम आपको करना पड़ेगा भैया। 10,000 में आप क्या करोगे, 315 का भाग लगाओगे और देख लो भागफल यहां पे कितना आ रहा, वही आपका आंसर हो जाएगा। 3 बार जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 945, 945 आ गया। यहां पे बचेगा क्या भाई, 550, 550। क्या ये 2 बार जा पाएगा? नहीं, 1 बार जाएगा, यानी कि 31 संख्याएं हैं, 31 संख्या है, ठीक है। कितनी संख्या है? 31, यानी कि 31 संख्याएं हैं। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे, इसका आंसर बताइए, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। एक आयत की 2 असमान भुजाओं का अनुपात 3:4 है, इसका परिमाप 42 है, तो विकर्ण की लंबाई बताइए। अब विकर्ण क्या होता है भाई? आयत की अगर लंबाई और चौड़ाई पता हो तो रूट के अंदर उनके वर्गों का जोड़, किसके? लंबाई और चौड़ाई के, ठीक है। सवाल बनाइए, बाकी मैं बता देता हूं डायगोनल कैसे। अगर बाय डिफॉल्ट किसी को यह भी ना पता हो तो क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई का वर्ग करा के जोड़ के आप उसका रूट ले लेते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है? डायगोनल, यानी कि विकर्ण मिल जाता है। क्या मिल जाता है? विकर्ण मिल जाता है। आंसर बताइए क्या होगा। अब देखो अनुपात 3:4 है, मतलब 3x और 7x। परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? 2 × L + B। ये देखो लिखना नहीं है, आपको पता होना चाहिए। तो सीधा आप लिखोगे कि 14x, भाई 4 3 7x × 2, यानी कि 14x हमारा 42 के बराबर। तो x का मान आ गया 3, यानी कि भुजाएं 3 गुना होंगी, तो 3 × 3 9 आ गया, 4 3 12 आ गया, 9 का वर्ग हो जाएगा 81 और 12 का वर्ग हो जाएगा 144।
इनको जोड़ के रूट ले लीजिए, तो डायगोनल कितना आ जाएगा, 225 का रूट यानी कि 15 आ जाएगा। बाकी भैया आपको पता होगा 9, 12 और 15 का ट्रिपलेट होता है, जहां पे ये आपका क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो इससे भी आप बता सकते हो 9, 12, 15 का ट्रिपलेट होता है, तो विकर्ण यहां पर क्या होगा, 15 हो जाएगा। कल को एरिया पूछ लिया जाए यानी कि क्षेत्रफल पूछा जाए, तो 9 गुणे 12 यानी कि 108 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 108 वर्ग सेंटीमीटर, कब, अगर एरिया पूछ लिया जाए, क्योंकि पूछ लिया जाता है। चलिए इसका आंसर बताइए। अब देखो ये सब मैंने आपको बता रखा, x प्लस 1/x दिया हो, x माइनस 1/x दिया हो, स्क्वायर क्यूब वाले डाटा पूछे जाए, पावर 5 पूछ लिया जाए, तो इसके डायरेक्ट जो कंसेप्ट है वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेट करिए और बताइए आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। x की पावर 3 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 3 इक्वल टू 18 है, तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट करके बताएं। फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर इसका मान p है, ठीक है, तो हमारा x की पावर 3 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 3 क्या होगा, p की पावर 3 माइनस का 3 नहीं, माइनस का 3 इंटू पी। ऑप्शन से आप चेक करा लो, इसका क्यूब बहुत बड़ा आ जाएगा, 1 का क्यूब करोगे 1 ही आएगा। अब चेक कराना ही तो इसमें और इसमें चेक कराएंगे, ये आपका क्या देगा, 64 माइनस का 12 देगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करी जाए, डी की बात करी जाए तो 27 माइनस का 9 देगा। अब बताओ कौन सा सही है, 18 कहां पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी पे। फॉर्मूला पता है तो काम बस इतना है, नहीं पता है तो फिर काम बहुत ही कठिन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, कहीं भी परसेंटेज लगा दो, किलो लगा दो, मीटर लगा दो, भाई यूनिट मतलब क्या कर रहे हो है। आंसर बताइए इसका। निम्नलिखित में से कौन सा के का मान हो सकता है जिससे कि संख्या 217924 के 6 से विभाज्य हो, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा के का मान हो सकता है जिससे कि संख्या 217924 के 6 से विभाज्य हो, कैलकुलेट करके बताइए। फटाफट सॉल्व करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अब ये भी हम लोग ऑप्शन की मदद से ही करेंगे भाई। ठीक है, देखो सबसे पहले 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, संख्या हमारी 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, तभी तो जाके वो 6 से डिवाइड होगी। तो संख्या क्या दी गई है, 217924 के। सबसे पहले क्या करते हैं भैया, 3 का विभाज्यता का नियम लगा लेते हैं, जो 3 से डिवाइड हो रहा निपटाते चलो, 7 2 9 ये डिवाइड हो गया। अब ऑप्शन से आप देखो, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बात ही नहीं कर रहे हैं। बाकी हमें यह भी पता है लास्ट में क्या होना चाहिए, आपका एक सम संख्या आएगी तभी तो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, देखो जब भी 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम लगाओ, 3 का क्या होता है, अंकों का योग 3 से डिवाइड, 9 का अंकों का योग 9 से डिवाइड। तो आप ये देखो ना, जो जहां पे जोड़ा ऐसा बने जो डिवाइड हो रहा है उसको हटाते चलो। कुछ लोग पूरा जोड़ते हैं, तो कई बार क्या होता है 9-10 अंकों की संख्या दी जाती है, तो वहां पे जोड़ने में गड़बड़ी हो सकती है। इसीलिए आपको क्या करना, आप उसको हटाते चलो, जो 3 से डिवाइड हो रहा है उसको हटाते चलिए, क्योंकि यहां पे 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना था। 9 का होता तो जहां पे जोड़ 9 बने उसको हटाते चलो। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 10 साल में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 10 साल में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी।
अब यहां पे जल्दबाजी में किसी ने गलत कर दिया तो आंसर गलत हो सकता, वरना मतलब बहुत ही सरल प्रश्न है भैया। दोगुनी होने का मतलब ये मत कर देना कि 200/10 कर दिया, सवाल गलत हो जाएगा। दोगुनी का मतलब आपको ये देखना, अगर हमारे पास 100 है तो बिल्कुल ये 200 होगा, बट अगर ब्याज की बात करी जाए, यहां पे इंटरेस्ट की बात करी जाए, तो यहां पे ब्याज आपको कितना मिल रहा है, 100 का ब्याज है 100 पर, यानी कि ब्याज मिल रहा है 100% का। ठीक है, ब्याज मिल रहा है 100% का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 10 साल में आपको 100% कमाना है, तो 100 में आप 10 का भाग लगाओगे, यानी कि ब्याज दर कितना आ जाएगा, 10%। आंसर बताइए। ये आपका अभी रेलवे द्वारा 2024 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, लिख देता हूं यहां पे, रेलवे ने जो है 2024 में या तो एएलपी में पूछा या तो एसआई में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा किसमें पूछा था। ठीक है, आंसर बताइए इसका क्या होगा। जहां तक है मतलब ये एएलपी में पूछा गया है। ठीक है, अभी नवंबर और दिसंबर में जो आपके पेपर हुए थे वहीं पे, और मतलब एग्जाम में लोगों ने मतलब भारी मात्रा में लोगों ने सवाल गलत कर दिया। ठीक है, लोगों ने क्या किया, भारी मात्रा में सवाल को कर दिया गलत। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए 1 और 1 जोड़ने पर क्या होगा, लोगों ने सुन रखा 1 और 1 11। भैया 1 और 1 जोड़ोगे 2 होगा, मतलब सवाल को ध्यान से सुनना पढ़ना है। अब देखो यहां पे आपसे बोला गया 1 से 70 तक दोनों संख्याओं को शामिल करते हुए कितनी प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 1 या 7। देखो 1 में आपको मिलेगा इकाई अंक, फिर 11 होगा, फिर 21 होगा, फिर 31 होगा, फिर 41 होगा, फिर 51 होगा, फिर 61 होगा। 7 में इकाई अंक 7 इसका हो जाएगा, 17 होगा, 27 होगा, 37 होगा, 47 होगा, 57 होगा और 67 यानी कि 67 होगा। 7 7 यहां पे टोटल हो गई 14 संख्याएं। अब कई लोग आंसर 14 बता देंगे, गलत हो जाएगा। आपसे यहां पर क्या पूछा गया है ये इंपॉर्टेंट, देखो ऐसे सवाल पेपर में गलत किया, बहुत लोगों ने 14 बताया और वो मेरे पास सेंड किए, बोले सर जरा देखना आंसर गलत दिया क्या। आंसर गलत नहीं दिया है, आपसे कह रहे हैं प्रतिशत। देखो 14 संख्याएं हुई, कितने में से, 70 में से परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा कराओगे, ये आपका 1/5 आ गया, तो परसेंटेज पूछा गया है, यानी कि ऐसी 20% संख्याएं हैं। जल्दबाजी में अगर सवाल पढ़ा जाएगा तो आंसर आप पेपर में 14 ही लगाओगे। यहां पे भी बहुत सारे लोगों ने 14 ही बताया है। क्या समझे यही तो मैं कहता हूं भाई, आसान सवाल ज्यादा गलत होते, इसमें करना कुछ नहीं था। बस इन्होंने आपसे पूछ लिया कि कितनी प्रतिशत संख्याएं हैं, तो 14 संख्याएं हैं, कितने में से, 70 में से। 14/70 यानी कि 1/5, और 1/5 की प्रतिशत वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगा। सॉरी, 1/5 की प्रतिशत वैल्यू हो जाएगी 20%, तो 20% आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं, सॉल्व करके बताइए। देखो ऐसे सवालों का एक और, वैसे तो मैंने फॉर्मूला बता रखा, उसी का एक बिगड़ा हुआ रूप या फिर सुधरा हुआ रूप कह सकते हो। एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूं, आप ट्राई करके देखना और सवालों में। ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल दिखे तो आपको क्या करना है भैया, डिफरेंस लेना है और उसको प्रिंसिपल से भाग लगाना है, ये काम आप कर लेना, और इसका रूट ले लेना है और 100 का गुणा करा लेना है, क्योंकि परसेंटेज बताना, सवाल खत्म हो जाएगा। देखो कितना आसान हो गया, 1/16 रूट लोगे 1/4, 100 का गुणा कराया 25%। ये कुछ देखो, ये कुछ अलग नहीं है, घबरा मत जाना, ये मैंने उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा जो है तोड़ मरोड़ दिया है बस।
तो अब ये लेकिन थोड़ा सा आसान लगेगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। पेपर में करना क्या है, अंतर को आप प्रिंसिपल से डिवाइड करो। 1/16 आया, रूट लिया, 1/4 आया, 100 का गुणा करा लो, क्योंकि प्रतिशत में बताना है। ठीक है, आप ट्राई करके देखना और सवालों में। बट ये वैलिड कहां के लिए है, जब आपके पेपर मतलब क्वेश्चन में 2 साल की बात करी जाएगी तभी ये तरीका आप लगाना। फॉर 2 ईयर यानी कि 2 साल में ही लगेगा। जब सीआई और एसआई का अंतर दिया गया हो, क्या करना है, अंतर में मूलधन का यानी कि प्रिंसिपल का भाग लगा के रूट ले लो और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का आप करा लीजिए गुणा। क्लियर? अरे चमका कि नहीं चमका जरा कमेंट करके बताओ, तभी आगे बढ़ेंगे। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक जरूर कर दीजिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अब चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2:5:7:10 दिया गया है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है बताइए? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। जरा इनको जोड़ना, 7 2 9 5 14 और 20 हो गया 24। तो 24 यूनिट की वैल्यू आपको 360 यानी कि 360 बताया गया है। तो डाटा आपका 15 गुना दिया गया है। कितने गुना? 15 गुना दिया गया। हमसे बोला जा रहा है सबसे बड़े और सबसे छोटे इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो भैया इनके बीच का अंतर आ जाएगा 8 यूनिट। ठीक है, तो ये 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 गुना, यानी कि 8 गुणे 15 तो 120 अंश। क्योंकि 15 गुना है तो सारे डाटा 15 गुना होंगे, अंतर भी 15 गुना हो जाएगा। सवाल खत्म। इसका आंसर बताइए, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ध्यान से पढ़ना क्या दिया गया है क्वेश्चन में। वर्तमान में ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, सी बी से 5 साल बड़ा है। ए बी सी की आयु का योग 75 वर्ष है। 5 साल पहले बी की आयु का अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु से अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब देखो यहां पे आप क्या करोगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है वो मतलब हम लोग देखते हैं क्या होगा कैसे होगा। इन्होंने बोला बी की आयु का 3 गुना है, तो इसका 3 गुना यानी कि ये आपका हो जाएगा 3x। ठीक, और बोला गया जो सी है वो बी से 5 साल बड़ा है, तो ये x प्लस का 5 हो जाएगा। इनका जोड़ यानी कि 5x प्लस का 5, इसकी वैल्यू हमें बताई गई है 75। तो 5x हमारा यहां से कितना आ जाएगा भैया? 70 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया? 14 यानी कि 14 आ गया। ठीक है, अब देखो इन्होंने ए और बी में कंपैरिजन कराया, तो ए की उम्र हो जाएगी 14 तिया 42 और बी की उम्र हो जाएगी 14। अब ध्यान से सुनना, ये कह रहे हैं, कह रहे हैं बी का 5 साल पहले, तो बी का 5 साल पहले कितना होगा? 14 माइनस का 5, और ए का 3 साल बाद यानी कि 42 प्लस का 3, तो ये आपका आ जाएगा 9 और ये आपका आ जाएगा 45, यानी कि अनुपात होगा 1:5। देखो सवाल में क्या है ना, कंसेप्ट अगर आपको पता है, प्रैक्टिस है, जो कहा जा रहा करते चले जाओ।
ठीक है, आंसर तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, अरे ठीक है, बूझे कि नहीं बूझे, समझ में आ गया? तो क्या होगा, 1:5 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया आपसे बेलन का पूछा जा रहा है। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा भाई, फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस का h। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 हो गया, पाई का मान तो पाई ही रहने दो। त्रिज्या की बात करी जाए तो त्रिज्या है 7, और त्रिज्या प्लस ऊंचाई की बात करी जाए तो यह है 19 यानी कि 19। तो 19 इंटू 8 2 38, 38 इंटू 7 8 7 56, इकाई का अंक 6 आएगा। तो उसके आधार पे हमने लिख लिया 266 पाई। गुणा नहीं कराया, ठीक है, गुणा नहीं कराया है, बाकी गुणा आप करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, एक से एक कलाकार है, बताएं 19 का मल्टीपल। आप यहां पर 19 का मल्टीपल लगाना पसंद करोगे? बताओ, आंसर बताइए इसका क्या होगा। ये अच्छा सवाल है, ठीक है, कोशिश करिएगा, तुक्का मत लगाना, कॉपी पेस्ट मत करना। ठीक है, नकलची नहीं बनना भाई, नकल मत करो, अकल लगाओ। मुकेश, विकास, कार्लोस, पवन, युक्ति, अविनाश, प्रिया, सुनील, सुवो, कुंदू, एके, बहुत बढ़िया। आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। सभी लोग सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बताएं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है और यदि छूट का प्रतिशत लाभ के बराबर हो तो प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, डिस्काउंट और आपको क्या बताना है, क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। यह जरूर ध्यान देना, ये पूछ क्या रहे हैं आपसे। ठीक है, और देखो पता, सवाल समझ में ही तभी आता है, जैसे देखो आप कोई काम कर रहे हो, आसानी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ कर रहे हो ना, वो बन नहीं रहा है, आप और सोचते ये कैसे बनेगा। जब वो बन जाता तो आपको एक मतलब अच्छी वाली फीलिंग आती है कि अरे मैंने तो इसको बना दिया। बात समझ रहे हो? तो अगर सवाल में आप फंसे हो, बाद में समझ में आ गया, फिर भूलेगा नहीं। इसीलिए कहता हूं कि ट्राई जरूर करो। पता चला एकदम स्टैच्यू बन के बैठे हो, सर हिलाए जा रहे हो, नींद में हो, रजाई में घुसे हो। अब रजाई में क्या ही घुसोगे, अब तो मतलब ठंड भी चली गई, मतलब लेटे हो, ठीक है, तखत के नीचे घुस के क्लास देख रहे हो। ये सब काम नहीं करना भैया, कॉपी पेन प्रॉपर लेकर बैठो। सवाल ना बने आप बताओ कि नहीं बना। आ जाओ बोर्ड पे, मतलब अपने मोबाइल स्क्रीन पे सुनना। देखो इन्होंने क्या बोला, कह रहे हैं कि जो विक्रय मूल्य है वो डिस्काउंट के 3 गुने के बराबर है। मैं देखो सीधा लिख रहा हूं, बिल्कुल बिना कठिन, मतलब किसी भी ला लपेट के। ठीक है, ये कह रहे अगर डिस्काउंट 1 यूनिट हुआ तो सेलिंग प्राइस 3 यूनिट होगा। कोई मुझे बताएगा इसका मतलब मार्क प्राइस कितना रहा होगा। 1 का छूट देकर 3 में बेच रहे हो, इसका मतलब मार्क प्राइस रहा होगा 4। कोई दिक्कत? अब आप मुझे बताइए डिस्काउंट परसेंटेज दिख रहा है, 1 का डिस्काउंट 4 पे, तो 1/4 बटे में 100, मतलब गुणे में 100, इसका मतलब डिस्काउंट परसेंटेज आ गया 25%। अब ये आपसे कह रहे हैं कि इतना ही लाभ भी है,
छूट का प्रतिशत लाभ के प्रतिशत के बराबर है। तो भैया यहां पे रहा होगा सीपी, तो सीपी पे 25% का लाभ यानी कि इसका 5/4 ये बराबर किसके आएगा, विक्रय मूल्य है 3 के, तो सीपी हमारा आ गया 12/5। सवाल खत्म। आपसे पूछा गया है डिस्काउंट और सीपी का रेशियो बता दो, डिस्काउंट 1 यूनिट और सीपी 12/5, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 5:12। सवाल खत्म। देखो मैं यही आपसे कहता हूं, अगर पता खुद से बनाओगे नहीं कोई सवाल मेरे भाई आपको कठिन लगेगा ही नहीं। अब सिर्फ अगर आप समझोगे बैठ के ना आपको ये आसान लगेगा, लेकिन जब खुद से करोगे तो समझ में आएगा कहां पर फंस रहे थे। पता चला कई लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा था शुरू कहां से करूं। और मैं हमेशा कहता हूं वो देखो ऐसा नहीं कि मैं कहीं अलग से सोच रहा हूं, सवाल जैसा कह रहा वैसा करते चले जाओ। इन्होंने बोला विक्रय मूल्य का 3 मतलब डिस्काउंट जो है उसका 3 गुना है विक्रय मूल्य, तो इसको अगर 1 माना तो ये 3 हुआ, इसका मतलब मार्क प्राइस 4 यूनिट। यहां पे आपने देखा 25% की छूट मिल रही है, तो इसका मतलब लाभ भी 25% का है, तो सीपी इंटू 5/4 ये बराबर इसके हो गया। ठीक है, और आपने सॉल्व कर लिया, ये आपका आ गया। ठीक, 5:12। ये कौन है भैया, छुट्टी कर दो, पेपर में जाओगे कहोगे कि जो है अब जाने दीजिए हमको क्या कहते हैं घर जाना है पेपर ऊपर देना है कि नहीं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। कभी ये नहीं बोला होगा घर पे कि जो है मोबाइल अब मेरी ले लो, मैंने बहुत मोबाइल चला ली, आज 2 घंटे चलाया हूं फोन को। ठीक है, बस पढ़ने के नाम पे छुट्टी चाहिए, और आपको किसी ने बांध कर बिठाया नहीं है भाई। जो थक जाए तो आप फ्री हैं, आप गायब हो सकते हो, मुझे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, बट अगर हाँ चैनल पे अगर कोई नया है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर दीजिएगा क्लास को, अपने दोस्तों को भी क्लास में लेकर आए, उन तक वीडियो को शेयर करें। लाइव क्लास जो पढ़ते हैं ये मैं बता रहा हूं उनके लिए, जो लोग बाद में देखते हैं जिन्हें लाइव टाइमिंग नहीं पता, कहीं पे वीडियो रिकमेंडेशन में आ गया, तो रात के 9 बजे ये आपकी क्लास लाइव होती है। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है लाइव 9 PM। अब देखो इस तरह, ये भी रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, इस तरह के डाटा दिए जाते हैं, कभी यहाँ पे 999 गुणे कुछ ऐसा करके। ठीक है, तो यहां पे भी हम लोग क्या करते हैं भैया, वही कंसेप्ट आप लगा, तो A+B A-B, ये है आपका 300 माइनस का 3, और ये है आपका 300 प्लस का 3। ये लिखना नहीं है बट मैं दिखा रहा हूं कि इस नजर से देखना है, मैथ की नजर से देखो। A का स्क्वायर माइनस का B का स्क्वायर, सवाल खत्म। ये आपका आ जाएगा 9 के बाद 4 0 माइनस का 9 यानी कि कितना आ जाएगा, आप वैसे ही आंसर बता दोगे आप कहां है, यहां है। ठीक है, अब देखो मैं ऐसा करके ये लिख दिया ना, कुछ लोग कमेंट कर देते हैं पूरा सॉल्व किया करो, अरे भैया लो। मैंने इसमें भाई इकाई का अंक 1 और ये आ रहा है, इसमें क्या पूरा सॉल्व कर दो भाई, 9 जोड़ने पे 9000 आएगा। ठीक है, आंसर बताइए क्या होगा। हाँ देखो ये सवाल मैंने आपसे क्या बोला था, ये मोहन वाला सवाल, ये आपका पूछा गया SSC 2024 में। मैं आपको ये मतलब 2 दिन से ये क्लास सॉरी ये क्वेश्चन हो नहीं पाया, होमवर्क ही दे रहा था। मैंने आपसे ये बोला था कि इसको समझाने के लिए एक छोटा सा प्रश्न समझाऊंगा। ये सवाल आसान होता, बहुत ही आसान हो जाएगा अगर डाटा इस तरह का ना दिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक सवाल यहां पे बनाया है, मोहन की जगह मोहित कर दिया है, बस इसको आप ट्राई करो, आंसर बताने का प्रयास करिए, इसको समझेंगे फिर अगला वाला सवाल समझेंगे। ठीक है, पहले इसको समझेंगे फिर जो है जो क्वेश्चन पूछा गया है SSC में उसको समझेंगे। ठीक है, बट ट्राई जरूर करो। हाँ ये क्वेश्चन मेरे ऊपर उधारी था, बहुत दिन से उधारी में चल रहा था, आज इसका हिसाब क्लियर कर देंगे, मैं भी बकाया अपना चुकता कर दूंगा। बताओ, लेकिन देखो कई दिन से मतलब 2 दिन से होमवर्क में दे रहा था, फिर भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उसको सॉल्व नहीं किया होगा। चल रहा है चलने दो, उधारी ही सही। मोहित ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10,000 की राशि उधार ली
पहले साल की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 2000 चुकता करता है। यदि मोहित दूसरे साल की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिससे प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा? वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा? कैलकुलेट करके बताएं। आइए अब मैं समझाता हूं, जिनको पता होगा सॉल्व कर लिया होगा, बाकी लोग समझो। देखो भैया, मोहित ने 10,000 रुपए उधार लिए हैं। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल होता है, ये मैंने आपको बता रखा। तो इसका 20% यानी कि यहां पे उसको पैसा कितना देना पड़ेगा, मतलब 2,000 रुपए उसको इंटरेस्ट लगा। ठीक है, अब वो अगले साल क्या करता है, 2,000 चुकता कर देता है। तो उसका अब प्रिंसिपल कितना हो गया भैया? प्रिंसिपल हो गया 8,000। ठीक है, तो इसका 20% कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1,600। मतलब ब्याज के रूप में भाई साहब को देने हैं 3,600 रुपए और 800 रुपए उसका 8,000 प्रिंसिपल बचा है। अब बताओ ये सवाल कठिन है क्या मेरे भाई? बताइए, ये 11,600 आ जाएगा क्या? ये सवाल कठिन है? बताओ। अरे ये क्या बता रहा, 12,000 14,000 कैसे बता रहा है? मतलब मुझे ही क्वेश्चन फिर से क्या कहते हैं देखने पे मजबूर कर रहे हो, उल्टे सीधे आंसर बता के। देखिए, 10,000 का 20% यानी कि 2,000 हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट इसको भी उसे देना है। उसने क्या किया, 2,000 दे दिए। तो अब उसका प्रिंसिपल बचा 8,000 और 8,000 ही बकाया ये बचा हुआ है। यहां पे ब्याज आ गया कितना? 1,600 रुपए का। 8,000 का 20% 1,600, तो 3,600 रुपए ब्याज देना है और मूलधन बचा है 8,000। 11,600 आपका सही जवाब होगा। अब देखो यही सवाल नहीं बना पाए तो पेपर में इसको कैसे बनाओगे? ये कैलकुलेटिव है, यहां पे खेला कर दिया था। सीजीएल प्री में पूछा गया, ये भी मत सोचना मेंस का सवाल है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बट चांसेस है कि एनटीपीसी या ग्रुप डी में पूछे। कांस्टेबल में इतना कैलकुलेटिव सवाल अकॉर्डिंग टू मतलब मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। बाकी देने को वो कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, आप कुछ नहीं कह पाओगे क्योंकि उन्होंने ये सिलेबस में नहीं दिया कि कैलकुलेटिव नहीं आएगा। अब यहां पर इसका आंसर बताइए। हाँ, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट में आप कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट लगा देते हो, यही गड़बड़ी हो जाती है। कई लोगों ने क्या किया होगा, पहले इसको बनाया 12,000, ठीक है, फिर 12,000 पे पैसा दिया होगा, फिर उसका 20%, ये उल्टा सीधा काम कर दिया होगा। ठीक है, तो भैया सिंपल इंटरेस्ट पे सिर्फ प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगता है, ब्याज पर कोई ब्याज नहीं लगता है। आइए देखते हैं यहां पर क्या होगा। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना भाई, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो बोला गया है 4,22,092 रुपए उसने उधार लिया। ठीक है, इसका 20% वो क्या करता है, अच्छा 20% साधारण ब्याज की दर से लिया। अब देखो इसका 20% होगा क्या, वैल्यू दशमलव में आएगी। तो पहले गुणा कराते हैं, फिर दशमलव लगा देंगे एक स्थान पे। 2 दूनी 4 हो गया, 9 दूनी 18, ठीक है, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा क्योंकि ये 2/10 हुआ था। ठीक है, ये आ गया इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है। अब भाई साहब ने कितना पैसा दे दिया है, देखो 4,22,092 में से उसने चुकता कर दिए हैं 21,679। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, यही मैं बार बार आपको बता रहा हूं। यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब फिर से इसका 20% कैलकुलेट कर रहे हैं, वही काम करूंगा, 2 का गुणा करा के दशमलव लगा दूंगा। तो 3 दूनी 6 हो गया, ये 2 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 0 0 और यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, तो 80,082.6 आ गया। अब उसको कितना पैसा देना है, एक तो ये जो पैसे बचे थे इसको देना पड़ेगा, 4,00,000 और 413 रुपए ये देने पड़ेंगे। और जो उसका इंटरेस्ट है, देखो दोनों इंटरेस्ट में ऐड करा रहा हूं, ये दशमलव हट जाएगा क्योंकि ये 0 मतलब एक कैरी आएगा, 8 2 10 1 11 आ गया। अब ये आने के साथ ही मैं ये बता दूंगा ना, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है भैया, ये जोड़ने पे इकाई का अंक तो 4 आएगा ना, बात समझ रहे हो। बाकी पूरा लिखना चाहो तो लिख लो, 8 1 9 और 1 10 हो जाएगा। यहाँ पे बच गया आपके पास 1, 4 4 8 1 कहाँ गया भैया, ध्यान से जोड़ना वरना गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 9 1 10 हो गया, फिर यहाँ पे 4 1 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आपका जो है 4
आ जाएगा और 8 8 16 हो जाएगा। तो इसको ऐड करा लो, ये आपका वही आ जाएगा जो ऑप्शन में दिख रहा है 564914। बट यहीं पे आंसर हमारा दिख गया था। तो अब ये सवाल देखो पूछ लिया गया था, कंसेप्ट वही है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा इसका इस सवाल के साथ। मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को कराया ताकि आपको वो सवाल कठिन ना लगे, क्योंकि नॉर्मल में ये समझाता लोग समझ नहीं पाते, ठीक है। आंसर बताइए इसका क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए। दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है और उनके आयतन का अनुपात 3:5 है। इनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखो त्रिज्या का अनुपात ये, आयतन का अनुपात ये, शंकु का आयतन डिपेंड किस पे करता है, रेडियस के स्क्वायर इनटू हाइट पर, ठीक है। तो आयतन का अनुपात 3/5 हो गया बराबर त्रिज्या का अनुपात 2/5, इसका वर्ग कर दो और हाइट का पूछा जा रहा तो h1/h2, सवाल खत्म। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं, बस ध्यान आपको देना है, ठीक है। तो देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं h1/h2 क्या होगा, ध्यान से सुनना। 5 के वर्ग से ये मतलब 5 से 5 के स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो 5 × 3 यहां पे चला गया आपका 15, यहां पे 2 का वर्ग 4 तो 15:4। यहां पे एक ऑप्शन 4:15 भी दिया जाएगा तो कई लोग गलत कर देंगे, ठीक है। ऐसे सवालों को वो तो सही है कि 4:15 है नहीं, वरना कई लोग क्वेश्चन को निपटा देते हैं, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन भी आपका जो है मतलब ये देखो थोड़ा अतरंगी सवाल है, ठीक है। एसएससी में पूछ लिया गया, इस बार प्री में ही पूछा गया, तो आप एक बार ट्राई करना घर पे, इसको एक बार पढ़ के देखना इसका आंसर क्या होगा। ये आपको प्रश्न पढ़ने पर अधूरा लग सकता है, ठीक है, बट अधूरा नहीं है, सवाल पूरा है। तो जितने लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक शेयर कर देना अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है। भाई क्लास देखो इवेंट लगता पहले ही इन एडवांस लाइक कर दिया करो और कोशिश किया करें कि क्लास ज्वाइन करें तो रेल बुक स्टडी यूट्यूब पर सर्च करें, उसके बाद क्लास ज्वाइन करें। बाकी जिनको अपने कंसेप्ट सुधारने हैं तो अमित सर मैथ्स ऐप है, प्ले स्टोर पे आप सर्च करोगे अमित सर मैथ्स, ठीक है, तो वहां से आपको ऐप मिलेगी। अगर डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप वहां से आरआरबी एनटीपीसी का अगर कंसेप्ट आपको पढ़ना, पूरे टॉपिक समाप्त करने, एक सीक्वेंस वे में पढ़ना है तो आप बैच में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पीडीएफ आपको रेल बुक स्टडी टेलीग्राम चैनल पे मिल रहा है, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसका भी पीडीएफ वहां पे लगा हुआ है और इसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, तो आप प्लेलिस्ट से पुरानी वीडियो या फिर इसके आगे वाली क्लास भी आप देख सकते हैं, जो भी क्लास आपके सामने आती है, ठीक है। बाकी अगर कोई भाई हमारा एक और चैनल है अमित सर मैथ्स नाम से, ठीक है, क्योंकि देखो इस पे सिर्फ और सिर्फ रेलवे की क्लास, बाकी कल को मान लीजिए मैं दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या फिर यूपी एसआई या फिर सीजीएल एसएससी की कोई क्लास चलाता हूं, तो वो सारी की सारी क्लासेस अमित सर मैथ्स पर। ये स्पेशल हमने एक मतलब आइडिया सोचा कि एक रेलवे के लिए अलग चैनल कर देते हैं, तो वो रेल बुक स्टडी बनाया है, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों को भी क्लास के बारे में बताइए, चैनल के बारे में बताइए, ठीक है। और जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।